Hello everyone. Today we are going to study the topic Ancient Egyptian Art and Literature, which is from paper 1 of Ancient History of BA second year course. I have written these notes in very simple language, but still if you have any doubt, please let me know in the comment section. Let's begin. Ancient Egyptian art includes painting, sculpture, architecture, and other forms of art such as drawing on papyrus created between 3000 BC and 100 AD. एंशंट इजिप्टियन आर्ट जो है वो इंक्लूड करता है पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर और आर्ट के कुछ अदर फॉर्म्स जैसे कि पेपरस पे ड्राइंग करना जो क्रिएट हुआ था 3000 BCE एंड 100 AD के बीच में। ठीक है, यहाँ पे जो B/W है उसका मतलब है बिटवीन। मोस्ट ऑफ दिस आर्ट वॉज हाईली स्टाइलाइज्ड एंड सिम्बोलिक। जो ये आर्ट थी वो बहुत ज़्यादा स्टाइलाइज थी और सिम्बोलिक थी, सिम्बल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था। Many of the surviving forms come from tombs and monuments and thus have a focus on life after death and preservation of knowledge. जो सर्वाइविंग फॉर्म्स मिले, ठीक है, उनमें से बहुत सारे टॉम्ब्स और मॉन्यूमेंट्स से आते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उनका जो फोकस था वो डेथ के बाद लाइफ कैसी होती है उस पे था और नॉलेज के प्रिजर्वेशन पे था। ठीक है, सिम्बलिज्म जो था एंशिएंट इजिप्टियन आर्ट में वो कन्वे करता था एक सेंस ऑफ ऑर्डर और इन्फ्लुएंस, किसका? नेचुरल एलिमेंट्स का। यहाँ पे जो रेगालिया है उसका मतलब है क्राउन, किसका? किंग या क्वीन का। ठीक है, और जो फेरो है इसका मतलब है किंग या फिर क्वीन। सो द रेगालिया ऑफ फेरो सिंबलाइज्ड हिज और हर पावर टू रूल एंड मेंटेन द ऑर्डर ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखें तो जो ब्लू एंड गोल्ड होता था वो इंडिकेट करता था डिविनिटी और जो ब्लैक होता था वो एक्सप्रेस करता था फर्टिलिटी ऑफ नाइल रिवर। Now, hierarchical scale. In Egyptian art, size of a figure indicates its relative importance. Egyptian art में क्या था कि जितना बड़ा फिगर होता था, ठीक है, उतना ही उसको इम्पोर्टेंट माना जाता था। इससे हमें ये पता चलता है कि जो गॉड्स और फेरोज के जो फिगर्स थे वो बाकी के कंपैरिजन में बड़े होते थे और उनके बाद होते थे हाई ऑफिशियल्स के फिगर्स। जो सबसे छोटे फिगर्स होते थे वो सर्वेंट्स के होते थे, एनिमल्स के, ट्रीज के, या फिर आर्किटेक्चरल डिटेल्स जो होती थी वो होती थी। ठीक है, पेंटिंग के पहले स्टोन सरफेस को वाइट वॉश किया जाता था और कभी कभी मड प्लास्टर से कवर कर दिया जाता था। ठीक है, पिगमेंट्स वर मेड ऑफ मिनरल्स एंड एबल टू स्टैंड अप टू स्ट्रॉन्ग सनलाइट विथ मिनिमल फेड। जो पिगमेंट्स होते थे वो मिनरल्स के बनाए जाते थे और जो पेंटिंग्स होती थी वो स्ट्रॉन्ग सनलाइट में भी सर्वाइव कर जाती थी। ठीक है, बहुत कम फेड होती थी। द बाइंडिंग मीडियम इज अननोन। पेंट्स वर अप्लाइड टू ड्राइड प्लास्टर इन फ्रेस्को और सेक्को स्टाइल। ठीक है, ये एक उनकी यूनिक स्टाइल थी। इसी स्टाइल में वो पेंट अप्लाई करते थे जब प्लास्टर सूख जाता था। वार्निश और रेजिन वॉज देन अप्लाइड एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग विच अलॉन्ग विद द ड्राई क्लाइमेट ऑफ इजिप्ट प्रोटेक्टेड द पेंटिंग वेरी वेल। अब इजिप्ट का क्लाइमेट जो था वो बहुत ज़्यादा ड्राई था, इसलिए पेंटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वार्निश की या फिर रेजिन की कोटिंग कर दी जाती थी। Purpose of tomb paintings was to create a pleasant afterlife for the dead person with themes such as journeying through afterworld और deities providing protection. Tombs में भी पेंटिंग की जाती थी और वो इसलिए की जाती थी ताकि मरा हुआ जो इंसान है उसकी जो आफ्टर लाइफ हो वो प्लेजेंट हो। ठीक है, और वहाँ पे जो पेंटिंग के थीम होते थे वो होते थे जर्निंग थ्रू आफ्टरवर्ल्ड, ठीक है, या फिर डाइटीज जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। The side view of person or animal was generally shown and painting were often done in red, blue, green, gold, black and yellow. एनिमल या फिर पर्सन का पेंटिंग में साइड व्यू दिखाया जाता था। ठीक है, और वो बहुत सारे कलर्स में होती थी जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन, गोल्ड, ब्लैक एंड येलो। स्कल्पचर, मोन्यूमेंटल और स्मॉलर दोनों तरह के स्कल्पचर उन लोगों ने बनाए। ठीक है, कौन सी टेक्निक यूज करके? यूजिंग टेक्निक ऑफ संक रिलीफ। ठीक है, in strong sunlight this technique is very visible, emphasizing the outlines and formed by shadow. स्ट्रॉन्ग सनलाइट में ये जो टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा विजिबल होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, आउटलाइंस पे एम्फसाइज करती है। ठीक है, शेडो के थ्रू। फिगर्स आर शोन विद टॉर्सो फेसिंग फ्रंट, हेड इन साइड व्यू एंड लेग्स पार्टेड विद मेल समटाइम्स डार्कर देन फीमेल्स। फिगर्स जो हैं उनमें टॉर्सो उनका फ्रंट की तरफ होता है, हेड उनका साइड व्यू में होता है, लेग्स उनके पार्टेड होते हैं और कभी कभी मेल्स जो थे वो फीमेल्स से डार्कर होते थे।
ठीक है। डाइटीज़ के जो लार्ज स्टैचूज थे वो कॉमन नहीं थे, बहुत कम मिलते थे, पर पेंटिंग्स में और रिलीफ्स में देखने के लिए मिल जाते थे। जो मोस्ट सेक्रेड कल्ट इमेज थी, ठीक है, ऑफ अ टेम्पल्स गॉड वर सपोजली हेल्ड इन नेओस इन स्मॉल बोर्ड्स कार्व्ड आउट ऑफ प्रेशियस मेटल, बट नन हैव सर्वाइव्ड, उसमें से कोई भी सर्वाइव नहीं की। का स्टैचू वर मीन टू प्रोवाइड अ रेस्टिंग प्लेस फॉर का पार्ट ऑफ द सोल। जो का स्टैचू थे वो इसलिए बनाए जाते थे ताकि सोल का जो का पार्ट है उसको रेस्ट करने के लिए जगह मिल सके, ठीक है, या फिर उसको रखने के लिए बनाए जाते थे, ठीक है। दीज वर मेड अप ऑफ वुड्स एंड कॉल्ड एज रिजर्व हेड्स। ये वुड्स के बनाए जाते थे, इनको रिजर्व हेड्स कहा जाता था। प्लेन होते थे, हेयरलेस होते थे और नेचुरलिस्टिक होते थे। का स्टैचू आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा शायद, ठीक है, तो आप गूगल में इसको सर्च करके इसका इमेज देख लीजिए, तो आपको ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम के टाइम पे आपको ये पॉइंट भूलेंगे भी नहीं। अर्ली टॉम्स हैड स्मॉल मॉडल्स ऑफ स्लेव्स, एनिमल्स, buildings, objects to provide life for deceased in afterworld. Later, Ushabti figures were present. Many carved objects have been discovered, such as toys to utensils. Faience, pottery and glass. Faience जो था वो सेंटर्ड क्लॉथ सिरामिक था जो यूज़ होता था चीप और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। बहुत सारे कलर्स में बनता था, पर मोस्टली जो था वो ब्लू और ग्रीन में होता था। ग्लास ओरिजिनली एक लग्जरी आइटम था, पर धीरे धीरे वो मोर कॉमन हो गया एंड वॉज यूज टू मेक स्मॉल जार्स ऑफ परफ्यूम्स एंड अदर लिक्विड्स। कार्विंग ऑफ वासेस, एमुलेट्स, इमेजेस ऑफ डाइटीज एंड एनिमल्स वर मेड ऑफ स्टेटाइट। पॉटरी वॉज समटाइम्स कवर्ड विद एनेमल, पर्टिकुलरली इन कलर ब्लू। जो पॉटरी होती थी वो कभी कभी एनेमल से कवर कर दी जाती थी, पर्टिकुलरली ब्लू कलर में, ठीक है। टॉम्स में पोट्री वॉज यूज टू रिप्रेजेंट बॉडी रिमूव ड्यूरिंग एम्बार्मिंग। पैपिरस इज वेरी डेलिकेट एंड वॉज यूज फॉर राइटिंग एंड पेंटिंग। पैपिरस बहुत ही डेलिकेट सी चीज़ है, ठीक है, वो पेंटिंग और राइटिंग के लिए यूज़ होता था। इजिप्टियन की लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट था, उनकी लाइफ का हर एक आस्पेक्ट आपको पैपिरस में रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ठीक है, लिटरेरी से एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स तक लेकर। आर्किटेक्ट्स बिल्डिंग्स को केयरफुली प्लान करते थे, उनको अलाइन करके एस्ट्रोनॉमिकली सिग्निफिकेंट इवेंट्स से, ठीक है। स्टोन्स फॉर टॉम्स एंड ब्रिक्स फॉर पैलेसेस वर यूज, ठीक है। मड हार्डन इन सन फ्रॉम नाइल रिवर वर यूज्ड, ठीक है। एग्जाम्पल आप आर्किटेक्चर का यहाँ पे दे सकते हो, विलेज ऑफ डायर अल मदीना एंड फोर्ट्रेस एट बुहेन। नाउ द लास्ट टॉपिक इज लिटरेचर. First point is most of their hieroglyphic texts are theological और commemorative. उनके जो hieroglyphical text हैं या तो वो theological हैं या फिर commemorative हैं, याद में बनाए गए हैं, ठीक है. Second point is their literature is notably evident in public monuments and walls of temples. उनका जो लिटरेचर है वो या तो आपको पब्लिक मोन्यूमेंट्स में मिलेगा और टेम्पल्स की वॉल्स पे मिलेगा. Love poetry, proverbs, verses, myths and legends are all found in hieratic and later modified into dramatic scripts. ठीक है, उनके जो प्रोवर्ब्स थे, लव पोएट्रीज थी, ये सब पहले हायराटिक में थे, बाद में उनको ट्रांसफॉर्म कर लिया गया, मॉडिफाई कर लिया गया डेमोटिक स्क्रिप्ट्स में. D point is stories have been discovered dating back to Middle Kingdom. One of the most famous story is the story of Sinehu. Religion was an important element of Egyptian literature. Thank you.